हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट। तो लास्ट क्लास में आप पीजीबीपी में क्या देख रहे थे? डिफरेंट एसेट्स का डब्ल्यूडीवी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो चार क्लासेस ऑफ एसेट्स होती हैं: बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल। हमने कहा कि आप एसेट को क्लासिफाई कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि क्या वो बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है या फिर इंटेंजिबल है, जिसको मैंने डिफाइन करके आपको बताया अभी। और अगर वो इन तीनों क्लास में एसेट नहीं आता है तो कहां जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। नाउ व्हेन यू गो टू प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें आपने सबसे पहले देखा था जनरल 15%, और उसके बाद डिफरेंट प्लांट एंड मशीनरी के डिफरेंट रेट्स थे। तो जो आपने अलग से रेट्स पढ़े हुए हैं प्लांट एंड मशीनरी के, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे आपने देखा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ऑयल वेल का रेट, मोटर कार इफ इट इज यूज्ड फॉर हायर एंड इफ इट इज नॉट यूज्ड फॉर हायर एंड इफ इट इज यूज्ड ऑन हायर, देन बुक्स by professional, books by businessman, books by libraries, ships, airplane, pollution control equipments, computer, and then renewable energy device, that is e-vehicles। इन सब के आपको अलग रेट्स दिख रहे थे, स्पेसिफाइड अलग से रेट्स हैं। तो फिर ये जनरल प्लांट एंड मशीनरी क्या है? अगर इनमें कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो वो जनरल प्लांट एंड मशीनरी है। सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? अगर बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर फिटिंग नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी में कुछ डिफाइंड है प्लांट एंड मशीनरी। अगर वो उनमें से प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो क्या है? जनरल प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ऑफिस में आपके बाइक है, तो अब उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो हम ऐसे सोचेंगे, बाइक क्या है? पहले तो बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर फिटिंग नहीं, इंटेंजिबल नहीं, तो क्या? प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, बाइक का प्लांट एंड मशीनरी में आपने रेट अलग से पढ़ा क्या? नहीं, बाइक का नहीं पढ़ा था। मोटर कार का तो फिर भी पढ़ा था, बाइक का तो नहीं पढ़ा था। तो फिर वो कहां जाएगा? 15% में, राइट। चेयर्स तो फर्नीचर है, तो ऑब्वियसली 10% में। अच्छा चलिए बात करते हैं फैन क्या है। फैन लेट्स सी, बिल्डिंग नो, देन फर्नीचर फिटिंग नो, फैन इज नॉट इन फर्नीचर फिटिंग। आप ये नहीं सोचिएगा फैन फिटिंग है। फिटिंग में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग? द वायरिंग एंड स्विच बोर्ड, दैट्स ऑल। तो अच्छा, फर्नीचर फिटिंग भी नहीं, तो इनटेंजिबल है क्या फैन? नहीं। तो फिर फैन क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी। क्या फैन का अलग से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो कितना आ जाएगा? जनरल रेट 15%। तो ये सब कुछ आपने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। लेट्स सी, नंबर 1, द बिल्डिंग मीन्स द सुपर स्ट्रक्चर ओनली एंड डज नॉट इंक्लूड साइट। बिल्डिंग का मतलब सुपर स्ट्रक्चर से है, जो जमीन के ऊपर खड़ा है उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड डज नॉट इंक्लूड साइट, साइट इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि लैंड इंक्लूडेड नहीं है। ना मैंने कहा सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है वन इट इज अबव द ग्राउंड, बट रिमेंबर एट टाइम्स यू मेक इवन बिलो द ग्राउंड कंस्ट्रक्शन। हम अंडरग्राउंड भी क्रिएट करते हैं, तो क्या वो भी बिल्डिंग का पार्ट होगा? आंसर इज यस, ठीक है। तो अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर एंड बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर दोनों आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग, बट इट विल नॉट इंक्लूड लैंड। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदी 5 करोड़ रुपए की, और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया कितने का? 3 करोड़ रुपए का। बिल्डिंग कितने की कहलाएगी? बिल्डिंग कहलाएगी 3 करोड़ रुपए की। ध्यान दीजिएगा, ये लैंड जो होता है ये नॉन डेप्रिशिएबल होता है, इसलिए ये बिल्डिंग में ऐड नहीं होता। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स को बहुत क्लियर बात आज समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इनकम टैक्स को क्या आपकी बैलेंस शीट से मतलब है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स को सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम से मतलब है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनकम टैक्स। आपकी इनकम कितनी है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए वो जब एसेट को क्लासिफाई करता है चार क्लासेस में, तो किन एसेट्स को लेता है? सिर्फ डेप्रीशिएबल एसेट को। क्योंकि भाई उन्हीं डेप्रीशिएशन का काम है जिसपे डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि उसी से इनकम कंप्यूट होगी। जो आपकी रेवेन्यू मतलब जो पीएल आइटम होता है ना, इनकम टैक्स उस पर फोकस कर रहा है। बस आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए।
कि इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द बैलेंस शीट आइटम, इनकम टैक्स हैज एवरीथिंग टू डू विद द पीएल आइटम. नाउ डेप्रीशिएशन इज एन पीएल आइटम एंड देयरफॉर जब वो एसेट की बात कर भी रहा है तो कौन से एसेट की बात कर रहा है? इट्स टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट डेप्रीशिएबल एसेट. एम आई राइट? तो बिल्डिंग हो गई 3 करोड़ रुपए की. अब बात यह आती है कि आपने बनी बनाई रेडी बिल्डिंग ले ली है, रेडी बिल्डिंग ली है, ठीक है, उस प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन है, सब मिला के ये 5 करोड़ रुपए का लिया है. तो अब क्या करें? हम बिल्डिंग 5 करोड़ की बोलेंगे? नहीं, आपसे कहता है कि आप खुद ही मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लैंड को और बिल्डिंग को अलग अलग कीजिए इसमें, कि भाई जमीन आपने तो 5 करोड़ का मिला के खरीदा है, ठीक है, आपने सौदा एक साथ किया है, आपको अलग अलग बताया भी नहीं गया, आपने रेडी बिल्डिंग 5 करोड़ की खरीदी है, लेकिन आपसे खुद ही कहा जा रहा है कि आप मार्केट वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग कीजिए. तो आपने मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जब अलग अलग किया तो कहा लैंड 3 करोड़ का है, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, तो 2 करोड़ रुपए बस ये बिल्डिंग पे जाएगा, दिस इज डेप्रिशिएबल एसेट, और यही ब्लॉक में जुड़ेगा. ठीक है ये बात. अब बात आती है कि सर अगर हमने कॉमर्शियल, बड़ा सा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जगह ले ली हमने, ठीक है, ये 5वें फ्लोर पे, 6वें फ्लोर पे हमने 50% एरिया ले रखा है. सर अब क्या होगा? ये हमने लिया हुआ है 3 करोड़ का, तो ये 3 करोड़ रुपए की पूरी बिल्डिंग है, बिकॉज यू हैवंट रिसीव्ड एनी लैंड. कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में जब हम स्पेस खरीदते हैं तो पूरा पूरा बिल्डिंग मान लिया जाता है. Now next point is building include road, bridges, well and tube well. एक एक करके बात करते हैं. building include road, इसका क्या मतलब हुआ? जहां मेरी बिल्डिंग है उसके बाहर की रोड भी मेरी बिल्डिंग का पार्ट है? नहीं, ये इस तरीके की बात कर रहा है. ये आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री भी है पूरी. अब देखिए ये रोड अंदर के लिए बनी हुई है. अब ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, फिर ये देखिए ये बड़ा सा टावर है ये, ठीक है, फिर ये आगे जाइए, यहाँ घूमिए तो यहाँ पे एक टावर है, बड़ा सा टावर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी एक टावर है इस तरीके से, और ये सब रोड बनी हुई है. दीज आर रोड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री. जैसे आई हैड बीन वंस टू रिलायंस जियो ऑफिस, ठीक है, जो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो एकदम ये पूरा शहर ही लग रहा था वो भी अपने आप में, ठीक है, रोड पे चलते जा रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली जिस बिल्डिंग में अनंत अंबानी बैठते हैं उनके जस्ट 1 फ्लोर नीचे ही हमारी मीटिंग थी उस बिल्डिंग में. तो बेसिकली अंदर इस प्रीमाइसेस मतलब रिलायंस की ऑफिस पहुंचने के बाद यहाँ से हमने 3 बसेस चेंज की थी, मतलब वहाँ पे खुद की उनकी अपनी शटल चलती है, ठीक है. तो रोड से हमें यहाँ तक ले गई, तो यहाँ से शटल चेंज हो जानी, मान लीजिए हमको इस वाली बिल्डिंग में जाना है, ये अभी आगे जाएगी, तो यहाँ से उतरेंगे हम, दूसरी बस चेंज करेंगे. तो इस तरीके से हमने 3 बसेस चेंज की और फिर जाके हम पहुंचे थे एग्जैक्टली वहां पे जहां पे हमारी मीटिंग थी. राइट. तो ये जो रोड्स होती हैं दीज आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और इस पे भी डिप्रिशिएशन मिलेगा. ब्रिजेस, अब ये क्या बिल्डिंग के अंदर ब्रिज भी होती है? हाँ, 2-3 फ्लोर तक जहाँ पे पार्किंग होती है तो ब्रिज बनाए हुए होते हैं ताकि आप उस ब्रिज पे ले जाके पार्किंग कर सकें. तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल्डिंग. वेल, ट्यूब वेल क्रिएटेड, दोज आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग. Now point number 3, a building shall be deemed to be used mainly for residential purposes if the built up floor area used for residential purpose is not less than 2/3 of the total built up floor area. अगर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए एक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल पर्पस का मतलब क्या होता है? अगर हम रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग यूज करेंगे तो क्या हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं. यहां पे रेजिडेंशियल पर्पस का मतलब क्या है? यहां पे रेजिडेंशियल पर्पस का मतलब है कि द बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड एज रेजिडेंस बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. कंपनी ने ना अपने एम्प्लॉइज को रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है, ठीक है. तो क्या ये बिजनेस पर्पस कहलाता है? यस, बिजनेस पर्पस कहलाता है, ठीक है. तो ये मेरी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की है ये बिल्डिंग, ठीक है. यहाँ पे कंपनी स्टाफ का रेजिडेंस है, ये भी कंपनी स्टाफ का रेजिडेंस है, और ये ऑफिस है पूरी, ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया रेजिडेंस की तरह 2/3 यूज हो रहा है और 1/3 यूज हो रहा है ऑफिस की तरह. तो एम आई यूजिंग द ऑफिस फॉर लेस देन 2/3, हम इसको उल्टा बोलते हैं, लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल बिल्ट अप एरिया होता है. तो क्या कह रहा था यहाँ पे, पढ़िए.
A building shall be deemed to be used mainly for residential purpose if the built up floor area used for residential purpose is not less than 2/3 को हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, greater is equal to 2/3. Not less than 2/3 का मतलब not less than 2/3. तो not less than मतलब 2/3 से अगर कम नहीं है तो हम उसको रेजिडेंशियल मान लेंगे, राइट? तो इसका मतलब हो गया 2/3 ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 है तो हम उसको रेजिडेंशियल मान लेंगे, यही मतलब हुआ। तो कह रहा है कि अगर 2/3 ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 अगर आपने यूज कर लिया है रेजिडेंशियल पर्पस से तो वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पसेस मानी जाएगी। एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है कि बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए अगर हो तो उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, देखिए 5%, और अगर जनरल बिल्डिंग है तो 10%। लेकिन अगर 2/3 आपने बिल्डिंग को यूज कर लिया हो रेजिडेंशियल के लिए तो बिल्डिंग ये जनरल पर्पस नहीं मानी जाएगी। अब हम इसको रेजिडेंशियल पर्पस बिल्डिंग मानेंगे, रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है। और ऐसे में इस पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा, 5% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा, यही बताना चाहता है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, 50% हम लोग यूज कर रहे हैं रेजिडेंस और 50% यूज कर रहे हैं एज कॉमर्शियल। रेजिडेंस का मतलब दम ध्यान से रखिएगा, ये कंपनी स्टाफ रहते हैं, मतलब पर्पस क्या होना चाहिए, बिजनेस ही होना चाहिए। पर्पस ऑफ द इंटायर बिल्डिंग इज बिजनेस, understood everyone? Because if it is personal purpose obviously the depreciation will not be allowed. The purpose is business, it is being used by residents, it is being used by companies staff as residents, ठीक है। कंपनी के मैनेजर स्टाफ यहाँ पे रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 रेजिडेंस है, क्या ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 रेजिडेंशियल पर्पस है, नहीं। तो ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी, जनरल बिल्डिंग कहलाएगी, और इस बिल्डिंग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% होगा। ये आधा आधा है, फिर भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% मिल जाएगा, 2/3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताइएगा 75% we are using as residence and 25% we are using as commercial, ठीक है। now you will tell me कि this building will be called what, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग। 2/3 से ज्यादा रेजिडेंशियल है, दिस इज 2/3 ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 रेजिडेंशियल है, दिस इज करेक्ट, एंड देयरफॉर दिस इज एन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 5%। Whenever I am saying residential, try to understand कि रेजिडेंशियल पर्पस की बात हो रही है, कॉमर्शियल पर्पस की बात हो रही है, ठीक है। ओवरऑल इन दोनों का ही पर्पस क्या है, चाहे रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल है बिजनेस पर्पस ही। हम कॉमर्शियली बिजनेस में यूज कर रहे हैं, रेजिडेंस की तरफ बिजनेस में यूज कर रहे हैं, कर बिजनेस में ही यूज रहे हैं दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बताइए 40% हम लोग यूज कर रहे हैं इसको कॉमर्शियल और 60% यूज कर रहे हैं रेजिडेंशियल। कैसी बिल्डिंग है ये, रेजिडेंशियल की जनरल? जनरल पे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और रेजिडेंशियल पे 5% है। बताइए कहाँ यूज हो रही है और कैसे यूज हो रही है। ग्रेटर इज इक्वल टू 2/3 क्या रेजिडेंशियल है? आंसर इज नो। 2/3 का मतलब क्या होता है, नियरली 66.67%। It's only 60%. It's only 60% residential. This building will be called general building and therefore the rate of depreciation would be 10%. 10% depreciation rate हो जाएगा। आई होप अब बात समझ में आ गई है आपको। आगे देखिए, no depreciation will be allowed on the land if the land is purchased and then house is built up. Depreciation will be allowed only on the construction cost. Clear है आपको? If house is purchased and land cost is not decided separately, अगर आपने घर खरीदा, लैंड अलग से नहीं बताया गया कितने का है, then also depreciation will be allowed on the cost of house only, excluding the land cost on the basis of market value. ये भी बता दिए कि मार्केट वैल्यू अगर आप अलग अलग नहीं खरीदे हो, आप बनी बनाई बिल्डिंग खरीदे हो, तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आप क्या कीजिए, लैंड की कीमत को अलग कर दीजिए और बैलेंस पे फिर आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। ना जितने भी हम घर में फर्नीचर बनवाते हैं उस पर हमें डेप्रिसिएशन मिलता है 10% का, वो ब्लॉक बनता है फर्नीचर एंड फिटिंग का, ठीक है।
लेकिन जो हम दरवाजे खिड़कियां बनवाते हैं वो क्या है? वो बिल्डिंग का पार्ट है कि फर्नीचर का पार्ट है? दरवाजे खिड़कियां वो बिल्डिंग का पार्ट है। देखिए क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ वुडन डोर एंड विंडो इन द हाउस इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। वो बिल्डिंग का पार्ट है। अब ये क्यों ये बोल रहा है? एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने घर बनवा लिया अपना, अब मैंने क्या किया, उसके बाद कारपेंटर रखा, ठीक है, और वुड मंगवा दिया। मैंने कहा कि चलो एक काम करो, फर्नीचर बना दो, खिड़की दरवाजे सब बना दो। तो बेसिकली सेम कारपेंटर लगा हुआ है, वो खिड़की दरवाजे भी बना रहा है, मेरे फर्नीचर्स भी बना रहा है। तो लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि ये है क्या, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन अलग से है कि भाई जो खिड़की दरवाजे की कीमत है वो अलग करो, उसमें से वो बिल्डिंग में जुड़ेगा, और जो आपके बाकी फर्नीचर तैयार हो रहे हैं वो फर्नीचर में रहेगा। आप कहोगे सर एकदम अलग अलग क्लासिफाई एग्जैक्टली नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मोटा मोटी तो अंदाजा है कि इतने रुपए का खिड़की दरवाजा लग गया, इतने रुपए का फर्नीचर हो गया, लेकिन बहुत क्लियर कट नहीं कर पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि एक साथ ही लकड़ी आई है, कारपेंटर को भी भाई हम डेली मजदूरी के हिसाब से रखे हुए हैं, 10 कारपेंटर लगे हुए हैं, डेली का 600 रुपए दे रहे हैं, 6000 रुपया, सभी काम हो रहा है उसी में। तो मोटा मोटी अंदाज पे कर लेंगे, लेकिन 100% नहीं कर पाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है 100% सही करने की, इनकम टैक्स को भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप बिल्डिंग में जोड़ रहे हो चाहे फर्नीचर फिटिंग में जोड़ रहे हो, अल्टीमेटली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% है। अगर आपका टोटल खर्चा 6 लाख रुपए लगा है और आप कहते हो 2 लाख का खिड़की दरवाजा है, 4 लाख रुपए का फर्नीचर है, फर्नीचर फिटिंग है, तो उस 2 लाख पे भी 10% मिलेगा, इस 4 लाख पे भी 10% मिलेगा। ठीक है, आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो गड़बड़ करके क्या उखाड़ लोगे? गवर्नमेंट का कहना है तुम अगर 2.5 लाख रुपया खिड़की दरवाजा बोल दिए और 3.5 लाख रुपया फर्नीचर फिटिंग बोल दिए, तो भी तो 2.5 लाख पे और 3.5 लाख पे 10% ही तो मिलेगा, क्योंकि जनरल बिल्डिंग पे भी 10% और फर्नीचर फिटिंग पे भी 10% है। आप कहोगे सर लेकिन रेजिडेंशियल पे तो 5 ही है, तब वहां पे करेंगे। अरे कितना कर लोगे भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ होती है? हर कंपनी में रेजिडेंशियल थोड़ी ना होती है। अरे शायद 100 कंपनियां होंगी तो उसमें से 2-4 कंपनी के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी होगी अपने मैनेजर वगैरह के लिए, और कितना बड़ा हिस्सा होगा ये भी सोचो। अगर फैक्ट्री 100 करोड़ रुपए की होगी तो शायद वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए की होगी, 5 करोड़ की होगी, ठीक है, और वो भी 100 कंपनियां होंगी तो उसमें से ही 1-2 के पास होगी। गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो कि कितना बड़ा पोर्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो बिजनेस में यूज हो रहा है, बहुत ही कम, फर्क नहीं पड़ता। तो आप बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको करना पड़ेगा, खिड़की दरवाजे का बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्लांट इंक्लूड्स। प्लांट में क्या आएगा? मैंने तो कहा प्लांट में सब कुछ आ जाएगा, जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज आपने नहीं पढ़ी वो सारा वहीं जाएगा जनरल प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट इंक्लूड्स, प्लांट में शिप आएगा, व्हीकल आएगा, बुक आएगा, साइंटिफिक अपरेटस आएगा, सर्जिकल इक्विपमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको यही सोचना है, क्या ये बिल्डिंग है? नहीं। क्या ये फर्नीचर फिटिंग है? नहीं। क्या ये इंटेंजिबल है? नहीं। तो भाई क्या है? प्लांट एंड मशीनरी तो है, राइट। तो सभी चीज प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इट डज नॉट कैरी टी बुसेस और लाइव स्टॉक। कह रहा है टी बुसेस और लाइव स्टॉक प्लांट नहीं है। आइए एक एक करके समझते हैं। टी बुसेस, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना होगा आपके साथ, क्या टी बुसेस एसेट है? जस्ट टेल मी दैट। टी बुसेस, टी बुसेस क्या होता है? चाय के पौधे। आपने टाटा टी कंपनी का ऐड देखा है? चुन चुन कर बागानों से लाए हैं, तो उन बागानों में जो चाय के पौधे हैं वही तो उनकी एसेट है। उसी में से तो चाय तोड़ तोड़ के लाते हैं और बना बना के चाय पत्ती की पैकेट पैक कर करके खटाखट बेचे जा रहे हैं। वो वही समझ लीजिए उनकी एसेट है। वो चाय के पौधे ही एसेट है, उसी से सारी कुछ बन के तैयार हो रही है। देखिए एसेट हम किसको कहते हैं? एसेट हम उसे कहते हैं जो हमें बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देता है। If it is going to give me benefit over a period of time, then it is my asset. And yes, those plant, टी बुसेस का मतलब चाय के पौधे, वो चाय के पौधे मुझे आने वाले कई सालों तक फायदा देने वाले हैं। भाई चाय उस पर उगेगी, हम बार बार उसको तोड़ेंगे,
प्रोसेस करेंगे टी लीव्स को और पैकेज करके बेचेंगे, तो एसेट तो है। चलिए, अब बात आती है, अगर एसेट है तो हमें चेक करना है क्या वो बिल्डिंग है। अगर एसेट है देन आई विल चेक कि वेदर इट इज बिल्डिंग। नहीं, बिल्डिंग थोड़ी ना है टी-बूसेस। फिर हम चेक करते हैं क्या वो फर्नीचर एंड फिटिंग है। फर्नीचर तो नहीं है। तो क्या वो इनटेंजेबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बड़ी प्यारी सी चीज है, बस महसूस कर सकते हैं? नहीं, इतनी भी प्यारी चीज नहीं है, इनटेंजेबल नहीं है। तो होगी क्या? अगर ये सब कुछ नहीं है और एसेट है तो भाई प्लांट एंड मशीनरी ही होगा, यही होगा। लेकिन ये कह क्या रहा है, सुनिए, प्लांट इंक्लूड दिस, इट डज नॉट इंक्लूड टी बूसेस। यानी वो तो मना कर रहा है, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। ये क्या बात हुई? मेरी गणित के हिसाब से तो ये एसेट है, एसेट है और बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि बात क्या है, ये डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है। फिर इसका मतलब, क्योंकि देखिए लैंड भी कहीं नहीं आता है। क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि वो डेप्रीशिएबल नहीं है। तो आइए समझते हैं कि ये डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है क्यों। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्यों लगाया जाता है किसी भी एसेट पे? देखिए, लैंड एक डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, ये बात हमें समझ में आती है कि लैंड एक डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन टी बुसेस क्या कभी, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या जो टी बुसेस है उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी? क्या टी बुसेस जो है उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी? उसकी वैल्यू भी खत्म होगी। टी बुसेस तो खत्म हो जाएंगी एक दिन। जमीन कभी खत्म नहीं होती, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। जो चाय के पौधे उनकी वैल्यू तो खत्म हो जाएगी एक दिन, अरे एक दिन तो पेड़ खत्म हो जाएगा। यानी ऐसी बात भी नहीं है, डेप्रीशिएबल एसेट वो नहीं है कि उसकी वजह से भाई डेप्रीशिएबल, यानी कि वो डेप्रीशिएबल एसेट है, वो डेप्रीशिएबल एसेट है, राइट। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्यों नहीं आ रहा है? तो कुछ तो कारण होगा। तो आइए समझाते हैं कि डेप्रीशिएशन क्यों लगाया जाता है। व्हाई डू यू पुट डेप्रीशिएशन ऑन एन एसेट? डेप्रीशिएशन एक तरीका है एक बड़े खर्चे को धीरे धीरे पीएल में चार्ज करने का। बस यही है कि भाई वो खर्चा तो हुआ है, लेकिन वो सिंस एक कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो इसलिए हम धीरे धीरे पीएल में चार्ज करते हैं, क्योंकि हर खर्चे को पीएल में चार्ज करना है। जो छोटे खर्चे होते हैं उसको एक बार में पीएल में चार्ज कर देते हैं, और जो नहीं चार्ज होते हैं पीएल में एक बार में, उसको टुकड़े में चार्ज करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप पूरी कॉस्ट भी पीएल में चार्ज कर दें और फिर धीरे धीरे करके डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर दें? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जिन खर्चों को पूरा हम चार्ज कर लेते हैं उन्हें, उस पर डेप्रीशिएशन थोड़ी ना होता है। डेप्रीशिएशन उन पे होता है जो हम पीएल में चार्ज नहीं करते हैं, तब हम उसी खर्चे को धीरे धीरे पीएल में चार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीशिएशन। लेकिन टी बूसेस के साथ क्या है, ये चाय के पौधे कैसे लगते हैं? चाय का पौधा खरीद के चाय के पौधे नहीं लगाए हैं। टाटा टी कंपनी ने बीज बोया, ठीक है, बीज बोया, उसमें खाद डाला, फर्टिलाइजर्स डाला, पानी डाला, और एक दिन वो टी बूसेस बन गया। तो जब बीज डाला था तो बीज एक रेवेन्यू खर्चा था, उसको पीएल में चार्ज कर लिया गया। खाद डाला, फर्टिलाइजर डाला, मैन्योर फर्टिलाइजर, ये सब रेवेन्यू खर्चे में चार्ज हो गया। जो लेबर इस पे काम कर रहा है उस लेबर की कॉस्ट भी हम पीएल में चार्ज करते जा रहे थे, लेबर की सैलरी भी, ठीक है। उसी से तो टी बूसेस बन के तैयार हो गया। तो यानी वो जो टी बूसेस तैयार हुआ है उसका सारा खर्चा ऑलरेडी पीएल में जा चुका है। ओ माय गॉड, सिंस इसका सारा खर्चा पीएल में जा चुका है, इसीलिए अब इस पे डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? As because T-Buses is an asset. Answer is yes. Try to understand. It's an asset. It is going to give you benefit for a longer period of time. तो प्रश्न आ रहा था कि क्या ये बिल्डिंग है? नहीं। क्या ये फर्नीचर फिटिंग है? नहीं। क्या ये इंटेंजिबल है? नहीं। तो ऑब्वियसली ये प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को जब डिफाइन किया जा रहा है तो बोला जा रहा है टी बुसेस नहीं होता प्लांट एंड मशीनरी। तो नहीं होता का मतलब तो ये हो गया, अब डेप्रीशिएशन ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि एसेट की तो यही 4 क्लास होती है, और जो इन 4 क्लास में नहीं आता उस पर डेप्रीशिएशन नहीं होता। जैसे लैंड देख लीजिए, लैंड इन चारों क्लास में नहीं आता तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलता उस पर। यानी टी बूसेस पे भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, नो डेप्रीशिएशन। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नो डेप्रीशिएशन?
तो हमने समझा कि भाई टी बुसेस कोई हम खरीद के एसेट की तरह थोड़ी ना ला रहे हैं, हमने तो जितना खर्चा किया सब पीएल में हमने चार्ज कर दिया चाय के पौधे लगाने के लिए। तो सारा खर्चा जब ऑलरेडी पीएल में चार्ज हो गया है तो अब डेप्रिसिएशन किस बात का हम चार्ज करेंगे, हम तो पूरा ही खर्चा चार्ज कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक तरीका है बड़े खर्चे को धीरे धीरे पीएल में चार्ज करने का, लेकिन वो चीज जो ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है पीएल में वो दोबारा थोड़ी ना होगी इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड देयरफॉर प्लांट एंड मशीनरी डजंट इंक्लूड टी यूजेस। ठीक है, एक्चुअल में वो है, लेकिन टेक्स्ट क्यों ऐसा बोल रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो एक्चुअल में तो प्लांट एंड मशीनरी है, एक्चुअल में तो है, जो डेफिनेशन है प्लांट एंड मशीनरी की उसके हिसाब से, बेसिक के हिसाब से। बट व्हाई इट इज सेइंग नो, इट इज सेइंग नो एज बिकॉज डेप्रिसिएशन ही नहीं देना है, चारों से गायब करना है इसको, इस चारों से गायब करना है। यही चार क्लास एसेट होती है, इन चारों से अगर हम गायब कर देंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। तो पर्पस है इनकम टैक्स का कि डेप्रिसिएशन नहीं देना है वहां। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, लाइव स्टॉक। व्हाट इज लाइव स्टॉक? गाय, बकरी, भैंस, ठीक है, दीज आर लाइव स्टॉक्स। इन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, क्यों? इस पे डेप्रिसिएशन एक्चुअल में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अगर हम एक भैंस खरीदते हैं, कितने की मिलती है हमको तो ये भी नहीं मालूम, मान लीजिए आपने एक भैंस खरीदा 1 लाख रुपए की, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट दिखाई देगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, और वो 1 लाख रुपए की भैंस हमेशा दिखाई देगी। जिस दिन भैंस की डेथ हो जाएगी, ठीक है, उस दिन हम पूरा खर्चा भैंस का पीएल में चार्ज कर देंगे। जैसे होता क्या है, जब हम परचेज करते हैं ना तो वो एसेट बन जाती है। ठीक है, भैंस 1 लाख रुपया बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप भी समझिए, क्या ये लॉजिकल है कि हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे? भैंस की लाइफ 10 साल है, अब धीरे धीरे करते जा रहे हैं। नहीं यार, कभी इंसान की लाइफ को बैलेंस शीट में दिखाते हुए देखे और डेप्रिशिएट करते हुए? नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा, भैंस को भी कितना बुरा लगेगा बताओ, ये लोग मना रहे हैं कि हम एक दिन मर जाएं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने लिखा हुआ है बकरी 25,000 रुपया और आप हर दिन मना रहे हो कि बकरी मर जाएगी, 10 साल इसकी लाइफ, दैट डजंट लुक इवन। और ऐसा करते भी नहीं है। तो जो किया जाता है वो ट्रीटमेंट ये है कि अगर भैंस की डेथ हो गई तो हम पीएल में चार्ज कर देंगे टू डेथ ऑफ भैंस। ठीक है, 1 लाख रुपए की थी, पूरा पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी कॉस्ट एक बार में पीएल में चली जाती है ऑन डेथ, एंड देयरफॉर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अंडरस्टूड एवरीवन? तो डेप्रिसिएशन एक तरीका था ना, यही तो अगर हम भैंस की कॉस्ट को धीरे धीरे पीएल में चार्ज करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट सिंस जब डेथ होती है तो पूरा पीएल में चार्ज हो ही जाता है, एंड देयरफॉर इस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। और डेप्रिसिएशन नहीं देना इसलिए बोलता है प्लांट एंड मशीनरी नहीं है ये, क्योंकि भैंस क्या है एक बार हम भी सोचते हैं, ये लाइव स्टॉक गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? नंबर 1 बिल्डिंग है, बिल्डिंग थोड़ी ना है गाय भैंस। तो अच्छा फर्नीचर है, हाँ आराम से भैंस पे बैठ के लैपटॉप खोल के काम वाम कर सकते हैं, फर्नीचर ही है ना? नहीं भाई, फर्नीचर नहीं है, राइट? तो इनटेंजेबल है, भैंस दिखती नहीं है, बस महसूस होती है हमें। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इनटेंजेबल भी नहीं है। तो क्या होनी चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी न जाए होगी। क्या हमें इससे बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है? एक ऐसी एसेट है, हाँ भाई होनी चाहिए थी, ये एसेट तो है ही है। ठीक है, जो डेयरी कंपनीज हैं वो सब तो रोज का दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए तो एसेट ही है ये गाय भैंस। एम आई राइट? लेकिन फिर भी उसको प्लांट एंड मशीनरी में नहीं बोल रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं देना है। तो मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, लिखिए कहीं, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग नो डेप्रिसिएशन ऑन टी बुसेस, ऐसे हेडिंग दीजिए, नो डेप्रिसिएशन ऑन टी बुसेस। क्यों नहीं है इसका रीजन लिखवा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग टी बुसेस allowed as revenue expenditure, example cost of seed, manure, फर्टिलाइजर, यही सब लग के तो तैयार हुआ है ना, सब रेवेन्यू खर्चे की तरह ट्रीट हुआ। फिर दूसरा नो डेप्रिसिएशन ऑन लाइव स्टॉक। अब ऐसा क्यों हो रहा है लाइव स्टॉक पे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल लेस अमाउंट
realized on carcasses allowed as deduction. Actual amount of animal less amount realized on carcasses allowed as deduction. अब ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये समझा देता हूं आपको. जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनिमल है उसको हम डिडक्शन की तरह अलाउ करते हैं, अलाउड इज डिडक्शन. अब ये क्या लिखा हुआ है, लेस द अमाउंट रियलाइज ऑन कार्केसेस. जैसे मान लीजिए एनिमल 1,00,000 रुपए का था, उसकी डेथ हो गई, तो आपने उस एनिमल को बेच दिया, डेड एनिमल को बेच दिया, ठीक है, और उससे आपको 5,000 10,000 रुपया मिल गया. पॉसिबल है, हाँ एक्चुअली हो सकता है. उस जो एनिमल आपने बेचा है उसकी स्किन वगैरह को यूज कर लिया जाता है और इसलिए ये बिक जाता है. तो आप पीएल में कितना चार्ज करेंगे, 90,000 रुपए. मतलब 1,00,000 रुपए का एनिमल आपकी जो कॉस्ट थी, लेस द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम कार्केसेस. कार्केसेस का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी पार्ट्स. तो इसको बेच के अगर हमें कुछ पैसा आ जाता है तो हम उसको लेस कर लेते हैं. क्योंकि देखिए 1,00,000 रुपए का एनिमल खरीदे थे अगर, तो ये आपका खर्चा 1,00,000 था, लेकिन अगर डेड एनिमल को बेचने पे 10,000 रुपया आ गया तो 90,000 ही आपका खर्चा हुआ ना. तो चार्ज भी पीएल में वही होना चाहिए, तो ये पीएल में चार्ज कर दिया जाएगा. डन. One block for plant and machinery eligible for 15% depreciation, motor car other than used for running on hire. अच्छा, जितने भी 15% वाले प्लांट एंड मशीनरी है उसका एक में ही ब्लॉक बनेगा. ये तो आपको पता ही है कि एक क्लास के अंदर जितनों का भी एक रेट होता है, एक ही ब्लॉक बनता है. हमने ये बात क्यों कही, क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि यहाँ पे 15% वाले भी तो अलग अलग भी बताए गए. एक तो जनरल 15% बताया गया, फिर 15% का ये सब अलग से क्यों बताया गया. अब बताया गया तो बताया गया, इससे फर्क नहीं पड़ता. जो भी 15% वाला है ये पूरा मिला के, ये सब मिला के एक ही ब्लॉक होगा, वन ब्लॉक. ठीक है. नो स्पेसिफिक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब फॉर स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, रोड रोलर. इन सब का कोई अलग से रेट था नहीं. तो ये क्या है, बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर फिटिंग नहीं, इंटेंजिबल नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी है. और जनरल वाले में जाएंगे 15% होगा. सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमेशा, सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे हम सुनते हैं तो हमें लगता है इंटेंजिबल है, दिखेगा नहीं, छुएंगे नहीं. लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स भी किस में आते हैं, पेन ड्राइव्स में आते हैं, राइट. ये सॉफ्टवेयर्स भी डिस्क में आ सकते हैं. तो कह रहा है कि इसका कोई कैरिंग मीडियम जरूर होगा, तो उससे परेशान मत होइएगा, वो स्टिल सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना. क्योंकि जैसे यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर था तो किस कैटेगरी में था, इंटेंजिबल एसेट की. तो आप इसको, ये सॉफ्टवेयर है तो इंटेंजिबल का मतलब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नहीं यार. सारे सॉफ्टवेयर डब्बे में आते हैं, पेन ड्राइव में आते हैं, सीडीज में आते हैं. एंटीवायरस की आप सीडी ले लीजिए, तो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर यही ना आएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. लेकिन ये आता तो है उसमें, सीडी में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कैरिंग मीडियम है वो. सॉफ्टवेयर आप छू सकते हो क्या, आप सीडी छू लोगे, सीडी में सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर छू के दिखाओ, नहीं छू पाओगे, राइट. 10th, that depreciation is mandatorily available. It is a must. It is not at the option of the SSC to claim or not to claim depreciation. अब ये क्या कहानी है. देखिए, मैंने ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन 30, 31, 32 ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि आपने अपने पीएल में चार्ज किया एक्सपेंस ए टू एक्सपेंस बी, एक्सपेंस सी, एक्सपेंस डी, एक्सपेंस ई, और ये आया प्रॉफिट. ठीक है. फिर आपने अपना पीएल देखा, फिर आपने देखा एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली अलाउड, तो उसमें पता चला कि सिर्फ ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है, ये अलाउड है और ये अलाउड है. सी तो अलाउड ही नहीं है, डिस अलाउड है. ठीक है. तो जो भी आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ रखा है, तो आपका पीजीबीपी क्या होगा, आपको प्लस करना पड़ेगा एक्सपेंस सी का अमाउंट जितना है वो प्लस करना पड़ेगा. अब आएगा आपकी पीजीबीपी इनकम.
लेकिन आपको एक्सपेंस भी अलाउड है, लेकिन फिर भी आप अलाउ नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चार्ज करना चाहते हो, आप चार्ज नहीं करना चाहते हो पीएल में। एक्सपेंस बी अलाउड है, देखिए जो डिसअलाउड है वो तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, जैसे एक्सपेंस सी वाज डिसअलाउड तो यू हैव एडेड बैक, बट एक्सपेंस बी इज अलाउड बट यू डू नॉट वांट टू अलाउ इट, आप नहीं चाहते अलाउ करना, तो ठीक है, आप चाहो तो एक्सपेंस बी को भी ऐड कर लो यहां पे वापस से, मत चार्ज करो इसको, और ये हो जाएगा आपका पीजीबीपी। यू कैन डू सो। बताइए सरकार को कोई आपत्ति होगी? आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट बढ़ा के बताएंगे उस पर टैक्स देंगे, तो सरकार कह रही दे दो। तुम सरकार कह रही है तुम्हारा टैक्स बनता है 1 लाख रुपया, तुम कहोगे हम 1.5 लाख देना चाहते हैं, तो सरकार ये नहीं कहेगी नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, नहीं लेंगे, कहती है दे दो। तुम ज्यादा दोगे तो सरकार को क्या आपत्ति है? अगर तुमको सरकार कह रही है खर्चा तुम चार्ज कर लो पीएल में, तुम कह रहे हो हम नहीं चार्ज करेंगे, हमको थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, दिखाओ, सरकार मना नहीं करती। एक्सपेंस अलाउड होने का मतलब क्या है कि आपको सरकार खर्चा अलाउ करती है, यू मे चार्ज इट टू पीएल, यू मे नॉट चार्ज टू पीएल, बट हालांकि ऑब्वियसली 99.99 नहीं 100% लोग चार्ज ही करेंगे, ठीक है, यानी अगर खर्चा अलाउड होगा तो ऑब्वियसली वन वुड चार्ज इट, व्हाई विल वन वुड नॉट चार्ज इट, ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, बस मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश की कि अगर ये खर्चा अलाउड है और फिर भी आप अलाउ नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, लेकिन जो डिसअलाउड है वो तो डिसअलाउड रहेगा ही, ठीक है, तो दिस वुड बी योर पीजीबीपी। नाउ कम टू व्हाट हैज रिटन हियर, डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी अवेलेबल। डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा है, इसको बोला ये मैंडेटरी अवेलेबल है। ये कौन सी बात हो गई? अभी तक तो सर कह रहे थे जो भी डिडक्शन होता है, एक्सपेंस अलाउड होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता, वो अलाउड है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप मत घटाओ भाई, आप चार्ज ही मत करो पीएल पे, एक्सपेंस भी अलाउड है, मत चार्ज करो, हटा दो इसको यहां से, मत चार्ज करो। लेकिन कह रहा है डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी अवेलेबल। क्यों कह रहा है ये, आइए समझाते हैं। कह रहा है इट इज नॉट एट द ऑप्शन, इट इज मस्ट, चार्ज करना पड़ेगा। इट इज नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी टू क्लेम और नॉट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। आप क्लेम करते हो नहीं करते हो इस पे मतलब नहीं है, मैं समझाता हूं। देखिए इसके पीछे 2 बड़े रीजंस है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि ये सब क्यों कानून में लिखा हुआ है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक कि अगर आपकी एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होती है तो इस पे आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बेचने पे डेप्रिशिएबल एसेट के ऑन सेल पे आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अगर होता है तो अगर हम इसको सेल करते हैं ऑन सेल, तो डिपेंड करता है कि होल्डिंग पीरियड क्या थी। ठीक है, अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड किए होंगे, कहीं 1 साल है, कहीं किसी किसी एसेट के लिए 2 साल है, कहीं कहीं 3 साल है, मतलब आप अभी ऐसे समझ लो, लंबा होल्ड किए हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और छोटा होल्ड किए हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस सब टैक्स प्लानिंग पे, अभी बस वो लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस कहानी थोड़ा सा सुने रहेंगे तो मोटा मोटी जस्टिफाइड लगेगी ये लाइन, बस ये लाइन आपको जस्टिफाइड लगेगी, ये पूरी टैक्स प्लानिंग समझ में आई ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो लाइन जस्टिफाइड लगे बस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 20% का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है स्लैब रेट के हिसाब से, ठीक है, और जिन पे डायरेक्ट रेट है जैसे कॉर्पोरेट्स कंपनी वगैरह में तो 25% 30% का रेट है, ठीक है, तो स्लैब रेट, और या फिर अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट, और अगर कंपनी है तो ऑब्वियसली 25% ऑब्लिक 30% का रेट है। अब एक बड़ी कंपनी होगी तो ये प्लानिंग पक्का करेगी, ठीक है, कैसे करेगी देखिए, मैंने एक 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, फैक्ट्री बिल्डिंग, और मुझे मालूम है कि इस एरिया में क्या होने वाला है, इस एरिया में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाली है जिस एरिया में मैंने फैक्ट्री बनाई है, बस 4-5 साल रुक जाइए, मुझे मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के भी बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा और उस समय ये फैक्ट्री की बिल्डिंग हम 100 करोड़ रुपए की बेच के निकलेंगे। ये मेरी प्लानिंग है,
ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इस पर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस पर डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? क्या मजा आने वाला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर हम 4 साल बाद 5 साल बाद बेचेंगे, क्योंकि 3 साल से ऊपर तो लॉन्ग टर्म सभी एसेट में है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, 3 साल के बाद बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो जो बेनिफिट होगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। अदरवाइज हमको कितना लग जाएगा? 30% डेप्रीशिएशन कर लेंगे तो। और डेप्रीशिएशन 4 साल में मिल ही कितना जाएगा? 10% बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन होता है, 4 साल में 4 करोड़ रुपए का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, और क्या। ठीक है, तो 4 करोड़ का डेप्रीशिएशन मिलेगा तो 4 करोड़ से प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कितना बचेगा? 4 करोड़ रुपए का 30%, अगर हम 30% टैक्स देते हैं। लेकिन यहां पे सोचिए हमको फायदा कितने वाला होने वाला है? 90 करोड़ रुपए का 30 की जगह 20% हो जाएगा। 90 करोड़ पे 30% होता तो 27 करोड़ रुपया होता। ऐसे 90 करोड़ रुपए पे जैसे अगर हम डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं तो डेप्रीशिएशन क्लेम करेंगे तो आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल में आफ्टर 4 ईयर, डेप्रीशिएशन ही ऑलरेडी 1 करोड़ इंटू 4 हो चुका होगा, 4 करोड़ का डेप्रीशिएशन हो गया होगा। ठीक है, तो WDV एसेट की हो जाएगी 6 करोड़ रुपए। अब 6 करोड़ रुपए की एसेट 100 करोड़ रुपए में बिकेगी तो हमें होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 100 करोड़ माइनस 100 करोड़ माइनस 96, कितना करोड़? 6 करोड़, 6 करोड़ WDV, 100 करोड़ माइनस 6 करोड़, 94 करोड़। और 30% टैक्स लग जाएगा तो टैक्स हो जाएगा 94 करोड़ का 30%। मैं वैसे इतना करना नहीं चाहता था, ठीक है, आपको भी ज़्यादा ये सब मत समझिए, मतलब प्लीज़ मत समझिए ये सब। ठीक है, इतना टैक्स लग जाएगा। और अगर हम नो डेप्रीशिएशन हो जाए तो हम जब सेल करेंगे तो LTCG हो जाएगा 4 साल के बाद 100 करोड़ माइनस 90 करोड़ इज इक्वल टू 10 करोड़, अभी ना 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ रुपए कॉस्ट, 90 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स बनेगा कितना? 90 करोड़ इंटू 20%, 18 करोड़। देख रहे हैं आपको 10 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स बचा लिए हम। ठीक है, दूसरा तरीका आपको बताते हैं और क्या लोग प्लानिंग करते हैं। देखिए, मेरी एसेट जो है वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए की है। इस पे डेप्रीशिएशन मेरा ये प्लांट एंड मशीनरी है, 15% डेप्रीशिएशन बनेगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है। ठीक है, ये है मेरा PL। ठीक है, मैंने डेप्रीशिएशन वगैरह चार्ज कर रखा है। ठीक है, 3 लाख रुपया। मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4 लाख रुपया। अब मैं सोच रहा हूं मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मुझे 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन क्लेम किया हुआ है हमारा, तो प्रॉफिट कितना है? डेप्रीशिएशन क्लेम में प्रॉफिट है मेरा 4 लाख रुपया, टैक्स है मेरा निल। ठीक है, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, डेप्रीशिएशन नो क्लेम कर लेते हैं, क्लेम ही नहीं करते हैं। नहीं क्लेम करेंगे तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? अगर हमने डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं किए होते तो प्रॉफिट हो जाता 7 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बढ़ जाता ना, ये नहीं क्लेम किए होते तो। ठीक है, तो टैक्स कितना रहेगा? तब भी तो नील रहेगा, 7 लाख रुपए तक भी टैक्स नहीं लगता। तो हमने कहा डेप्रीशिएशन क्लेम करके क्या उखाड़ ले रहे हैं हम? टैक्स तो 4 लाख पे भी नहीं लग रहा था, 7 लाख पे भी नहीं लगेगा। तो आप कहोगे तो फिर भी इसमें कौन सा टैक्स की बचत होगी, क्यों इतना मगजमारी करेगा कोई डेप्रीशिएशन ना चार्ज करना? आपको कोई गेन दिखाइए सर कि ना चार्ज करे तो कुछ फायदा हो गया, ये तो नील नील दोनों में बात बराबर है। आइए समझाता हूं। अगले साल की WDV हो जाएगी 17 लाख रुपया, तो अगले साल डेप्रीशिएशन कितना होगा? 17 लाख रुपए का 15%, 2.55 लाख। ठीक है, यानी डेप्रीशिएशन कम होते जाएगा। हमने सोचा कि अभी हमारे पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं है, हम डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते हैं, नहीं चार्ज करेंगे तो एसेट की वैल्यू 20 लाख रहेगी। 4 साल बाद तो कभी कमाएंगे ज्यादा, जब कमाएंगे तो ज्यादा डेप्रीशिएशन उस समय चार्ज करेंगे।
समझ गए सर। चालाकी लोग ये कर रहे हैं कि अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या उखाड़ लेंगे, एसेट की वैल्यू कम होते जा रही है तो आगे डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, जब आगे ज्यादा कमाएंगे तो डेप्रिसिएशन कम मिलेगा। अभी तो इतना कमा ही रहे हैं कि बहुत कम है, डेप्रिसिएशन घटाए ना घटाए फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी तो 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे 7 लाख हो जाएगा, तब भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी डेप्रिसिएशन नहीं घटाने में फायदा है, क्योंकि बाद में एसेट की वैल्यू अधिक रहेगी तो डेप्रिसिएशन अधिक मिलेगा। सरकार कह रही है बस चतुराई बंद करो और ध्यान से सुनो। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू क्लेम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पीएल नहीं, नॉट मैंडेटरी। करेक्ट करो चाहे मत करो, इसकी टेंशन नहीं लिए हैं। मैंडेटरी क्या है, ये डब्ल्यूडीवी से घटाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप भी सोच रहे होगे क्या मैंडेटरी, क्यों इतना सरकार परेशान है, क्लेम करा रही, या कह रही चार्ज करो चाहे मत करो, हमको मतलब नहीं है, डब्ल्यूडीवी से घटाते जाओ। तुम पीएल में चार्ज करो चाहे नहीं, डब्ल्यूडीवी तुम्हारी कम होते जाएगी, यानी आगे वाले साल में तुमको डेप्रिसिएशन उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज डेप्रिसिएशन नहीं घटाओगे तुम तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन आगे ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। अंडरस्टूड? डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट, नॉट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां मैंडेटरी नहीं है, वहां करना है करो, नहीं करना है मत करो। राइट? देखिए ये सब चीज अगर ये बात मैं नहीं समझाऊंगा तो क्या आपको लगता है ये बात आपको समझ में आती? कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। और जनरली एट टाइम्स आई हैव सीन इवन the students who have taken classes aren't aware of these things. They read this line and even in the class it is taught in the same manner, depreciation is mandatory available, आपको depreciation claim करना पड़ेगा, but PL में depreciation claim करना is not mandatory. It's not mandatory for the purpose of income tax. It is mandatory to be deducted from WDV. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए mandatory to be claimed from WDV. राइट एवरीवन? चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। विल स्टॉप हियर।